हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक नया टॉपिक। बट नए टॉपिक को पढ़ने से पहले ज़रा मैं एक बार एक छोटी सी चीज़ रिवाइज कराना चाहता हूँ, या मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको पिछले लेक्चर से। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, और रिडबर्ग हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला बनाया था। इस फॉर्मूला को बाद में हमने ओवरऑल कैसे लिखा था, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूला जब डिराइव किया तो हमारे एक साइंटिस्ट थे बाल्मर। उन बाल्मर ने इस फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 1। तो इस फॉर्मूले को हम अब बोर के मॉडल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था, हमारे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और जहां पे RH को हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 109677। So this was the formula given for line spectrum of hydrogen. अब उसके बाद हमने और हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ा, और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम कहां पर आ गए थे, बोर के मॉडल पे आ गए थे। तो ये हमारे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव फॉर्मूले बनाए थे, और फॉर्मूले बनाने के बाद हमने कंबाइन करके एक फॉर्मूला किया था। ये कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे, एंड देन हम आ गए थे बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो पिछली क्लास में जब हम नील बोर का मॉडल पढ़ रहे थे, तो नील बोर ने हमको बताया था कि अगर आपको किसी शेल की एनर्जी निकालनी है तो वो फॉर्मूला कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसमें आता है, जूल पर एटम के अंदर। इसी फॉर्मूले को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू -RH इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्योंकि एक्चुअली RH जो है उसकी वैल्यू ये होती है, और ये भी बेटा क्या होता है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है। अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने वाले हैं। कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए हम आज का टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं। ये हमारा वो फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो नील बोर के मॉडल ऑफ एन एटम से आया था। पिछले लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को फॉर्मूला स्टडी किया था, और आज का हमारा टॉपिक, एक मिनट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
ठीक है, हाँ। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हम बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ Bohr's model explained हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। एक्चुअली when an electron gains energy it jumps। बेटा वर्ड क्या होता है? एक्साइट्स। हम सिंपल वर्ड क्या होता है बेटा? जंप। बट हम बेटा अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या लिखते हैं बेटा? द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। दिस जंप और एक्साइटेशन लीड्स टू चेंज इन एनर्जी, जिसको बेटा हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा ई, विच इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। जैसे बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी शेल से, सॉरी नॉट ऑर्बिटल से जंप करके हायर एनर्जी शेल में जाता है, तो वो एनर्जी बेटा क्या करेगा? गेन। तभी तो वो हायर टू लोअर जाएगा। एंड हमने ये भी देखा है कि जब वो हायर टू लोअर आता है वो एनर्जी क्या करता है? लूज। दोनों केसेस में बेटा एनर्जी में चेंज तो आएगा ही आएगा। वो एनर्जी चेंज हम बेटा कैसे निकालते हैं? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब देखिए बेटा एनर्जी चेंज फाइनल शेल का बेटा हम बोर के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, माइनस आर एच इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस आर एच इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। जहां पे हमको पता है कि आर एच क्या होता है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, जी क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। एंड अगर वो हाइड्रोजन है तो बेटा कितना हो जाएगा? 1। बेटा एन आई क्या होता है? इनिशियल शेल। और बेटा एन एफ क्या होता है? फाइनल शेल। वो कहाँ पे था और उससे वो कहाँ चला गया? अब थोड़ा सा बेटा हम इसको रीअरेंज करते हैं। हाँ जी बेटा। सर जो आपने एनर्जी से पहले सिंबल बनाया ट्रायंगल का, इस सर ये क्या है? बेटा ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब साइंस में क्या होता है बेटा? चेंज। तो ये यहाँ पे क्या चेंज है बेटा? एनर्जी चेंज। और बेटा केमिस्ट्री में इसी का ही जब रिएक्शंस होती हैं इसका सिंबल का मतलब होता है बेटा हीट। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो इसी फॉर्मूले को मैं कैसे लिख दूंगा? माइनस आर एच इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा? आर एच
इंटू एन जी स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। सॉरी ये फाइनल है और ये क्या हो गया इनिशियल। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, जरा नेगेटिव वाले को इधर ले जाता हूँ और पॉजिटिव वाले को इधर ले जाता हूँ और थोड़ा सिंपली अरेंज कर देते हैं। तो बेटा मैंने आर एच इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर इंटू एन इनिशियल स्क्वायर प्लस आर एच इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्क्वायर कर दिया। अब बेटा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, आर एच। और बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो बेटा मेरे पास यही फॉर्मूला अब क्या आ जाएगा, एनर्जी चेंज इज इक्वल टू आर एच। बेटा मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर। एंड सिंस बेटा अभी भी ये एनर्जी चेंज है इसलिए इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, जूल। अब देखो बेटा मैं इस फॉर्मूले को आगे लेके जा रहा हूं, मैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस कर रहा हूं। सर हाँ जी बेटा बताओ। सर आपने जो ये लिखा है जेड स्क्वायर, सर ये जो सेकंड लाइन लिखी है आपने, हम्म, उसमें सर आपने इसको इधर क्यों लाया और इसको उधर क्यों कर दिया? बेटा थोड़ा सा अरेंज कर दिया ताकि नेगेटिव साइन बार बार तंग ना करे। सर हाँ जी बेटा माय मिस्टेक, बेटा ये नेगेटिव होना चाहिए। माय मिस्टेक बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। हाँ जी बेटा और कोई कुछ पूछ रहा था। सर आप ये फॉर्मूला एक और बार समझा देंगे, ई एफ माइनस ई आई का। अभी बताते हैं बेटा, एक मिनट। अब देखो बेटा हमारे पास अब ये फॉर्मूला पिछली स्लाइड में आया, एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर। तो बेटा आर एच की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। एंड आपको पता है एनर्जी चेंज का फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा, एच न्यू। ये सर कहां से आया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया। तो बेटा अगर मैं इसको प्लेस कर दूं, जरा ध्यान से देखिए बेटा, एच न्यू विच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये आ जाएगा एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर। अब आपको पता है कि h की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर ये h की वैल्यू मैं नीचे ले आता हूं तो बेटा फ्रीक्वेंसी को प्लेस करके वैल्यू सॉल्व करता हूँ, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू एन इनिशियल स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। जो फॉर्मूला बेटा अब किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये आ गया वही फॉर्मूला, लेकिन बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। एंड आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय लैम्डा। तो बेटा अगर मैं इसी फॉर्मूले में c बाय लैम्डा लिख देता हूं तो 3.29 इंटू 10⁻15 .
इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर आ जाता है। c की वैल्यू को बेटा मैं याद रखूंगा, हम सब जानते हैं कि बेटा c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आप अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/λ कितना आ जाएगा 1.09677 into 10⁷ into 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर, और सिंस ये 1/λ है तो अब ये क्या बन जाएगा पर मीटर। अब आप जरा देखो मैंने क्या किया, मैंने इस डेसिमल को शिफ्ट करके 1 2 3 4 5 डेसिमल पे ले गया। अगर मैं इसको 5 डेसिमल तक ले जाऊंगा तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 10967 into 10⁻² अपॉन n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर, ये आ गया पर मीटर। और बेटा ये जो 10⁻² है इसको हटाने के लिए मैंने पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया 1/λ इज इक्वल टू 10967 into n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल स्क्वायर, और ये आ गया पर सेंटीमीटर। तो जो फॉर्मूला हमने कुछ टाइम पहले रेडबर्ग की स्टडी के थ्रू पढ़ा था, बोर के मॉडल ने उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया। पर फाइनल फॉर्मूला हम जब भी लिखते हैं बेटा याद रखना 1/λ इज इक्वल टू 10967 into 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/फाइनल स्क्वायर into z स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और बेटा 1/λ को हम एक नई टर्म के साथ जानते हैं जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। तो एक्चुअल फॉर्मूला हमने ये बनाया, आया हमारे पास। अब अगर हाइड्रोजन एटम है तो बेटा एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 1, और Ni क्या होता है इलेक्ट्रॉन इनिशियल शेल में, और बेटा Nf क्या होता है इलेक्ट्रॉन फाइनल शेल में। तो ये पूरी डेरिवेशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की, जो नील बोर के फॉर्मूले की मदद से क्या हुआ था डिराइव हुआ था। अब सवाल ये आया कि ये हमारे पास फॉर्मूला आया कैसे या कॉन्सेप्ट कैसे आया। अब जरा आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। आकांक्षा ने सवाल पूछा, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। हम थोड़ा सा इस स्पेस को यूज करते हैं। एक मिनट बेटा, नील बोर ने कहा था, बच्चों ध्यान से सुनना, कि एटम के अंदर क्या होता है बेटा सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन जिसका नाम क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होते हैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे बेटा सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है 99%। और उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के आगे पीछे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिनका नाम होता है एनर्जी शेल। एनर्जी शेल जो होते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यू के होते हैं, जिसका मतलब होता है हर शेल की एनर्जी क्या होती है फिक्स्ड। तभी तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हटा था। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था बेटा कि अगर न्यूक्लियस के आगे पीछे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम जो है वो क्या हो जाएगा
कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन नील बोर ने कहा कि रदरफोर्ड एक चीज बताना भूल गए कि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं उनको हम एनर्जी शेल्स कहते हैं, और इन शेल्स की एनर्जी जो है बेटा क्या होती है, फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल के अंदर घूम रहा है तो वो हमेशा घूमता रहेगा, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो लेकिन सर अगर ठीक है हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो उसकी एनर्जी में बदलाव कब आएगा? वो तब आएगा जब वो एनर्जी लेके लोअर एनर्जी शेल से बेटा कहाँ जंप करेगा? हायर एनर्जी शेल में जंप करेगा। तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर वो हायर एनर्जी शेल से लोअर में आया तो वो एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो एनर्जी लेकर, है ना, अगर ये हमारा बेटा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे बेटा क्या हो गए? शेल्स, है ना। तो K L M N, है ना, 1 2 3 4। अगर एक इलेक्ट्रॉन छोटे शेल से बड़े शेल में जा रहा है, मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फोर्थ शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी क्या करेगा? गेन। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन, है ना, फोर्थ शेल से मान लीजिए थर्ड शेल में आ रहा है, तो बेटा वो एनर्जी क्या करेगा? लूज। अब भाई कितनी लूज करेगा, कितनी गेन करेगा? बेटा वो तो आपको यही फॉर्मूला बताएगा ना कि एनर्जी में चेंज कितना आया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है। या तो उसकी एनर्जी ज्यादा से कम होगी या उसकी एनर्जी कम से क्या होगी? ज्यादा। लेकिन हमारा सवाल है कि उसकी एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो वो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा E इज इक्वल टू EF माइनस EI। मतलब वो किस शेल में आ गया माइनस वो किस शेल में था। क्योंकि चेंज जो होता है बेटा कैसे निकालते हैं? कोई भी चेंज जो होता है बेटा, चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। कहाँ आ गया और कहाँ पे था? कहाँ आ गया माइनस वो कहाँ पे था, वो टोटली डिपेंड करता है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम बोर का ही एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दें, माइनस RH इंटू Z² अपॉन N² वाला, तो हमको पता लगा कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो रिडबर्ग ने बताया था। और वो कॉन्सेप्ट बेटा हमने यहाँ पे डिराइव किया है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल के अंदर है उसकी एनर्जी फिक्स है, लेकिन अगर वो किसी एक शेल से दूसरी शेल में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी में क्या आएगा? चेंज। एनर्जी में चेंज हम बेटा कैसे निकालते हैं? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। एनर्जी आप किसी को दो, एनर्जी आप किसी से लो, कितनी दे रहे हो, कितनी ले रहे हो, सारी एनर्जी का जो करेंसी होती है बेटा वो कौन होते हैं? फोटॉन्स। एनर्जी का आदान प्रदान किसमें होता है? फोटॉन्स में। सामान लेने का आदान प्रदान मार्केट में किस चीज से होता है? मनी से। ऐसे ही बेटा एनर्जी का आदान प्रदान दो चीजों के बीच में किससे होता है? फोटॉन से। मैं आपको फोटॉन दे रहा हूं,
आपको एनर्जी दे रहा हूं, मैं आपसे फोटोन ले रहा हूं, मैं आपसे एनर्जी दे रहा हूं, और यही एनर्जी फोटोन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसी की फ्रीक्वेंसी से, और यही एनर्जी फोटोन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस वेवलेंथ, उस रेडिएशन की वेवलेंथ के। तो यही फॉर्मूला एनर्जी चेंज का अगर हम लिखते हैं तो बेटा ऐसे लिखते हैं। यही फॉर्मूला अगर हम एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस करते हैं या फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस करते हैं तो बेटा उन्हीं का कॉन्सेप्ट जो है फ्रीक्वेंसी का वो ये फॉर्मूला देता है। और इसी इलेक्ट्रॉन की जंप का अगर हम फॉर्मूला वेवलेंथ से एक्सप्रेस करते हैं तो बेटा वो ये आ जाता है। तो मतलब वही सेम फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो हमें ये बता रहे हैं एक शेल से दूसरे शेल में जाने में एनर्जी में बदलाव कैसे आता है। तो बेटा वही टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हमने यूज किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का हमने यूज किया, हमने बोर का मॉडल यूज किया, और अब देख लो हम सबको आपस में एक एक करके कनेक्ट कर रहे हैं। जिसका जो सवाल हो वो पूछ सकता है कि उनको क्या पूछना है। आई होप आकांक्षा को जो हमने बताया है समझ में आया बेटा? यस सर, समझ आ। तो जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक शेल में घूम रहा है, चाहे वो 1 साल घूमे, 10 लाख साल घूमे, हमेशा के लिए घूमे, उसकी एनर्जी में बदलाव नहीं आता। एनर्जी में बदलाव तभी आएगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, और वो जंप तभी करेगा जब उसको कोई एनर्जी देगा या वो खुद एनर्जी क्या करे, लूज करे। और इसी जंप को, इसी एक्साइटेशन को बेटा हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फोटॉन की एनर्जी से, नेक्स्ट स्लाइड में फोटॉन की फ्रीक्वेंसी से, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या था बेटा, फोटॉन की वेवलेंथ से। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि कैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नील बोर के मॉडल ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और वही फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे थे वो नील बोर के फॉर्मूले से बेटा हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। तो कितनी अच्छी एक कनेक्टिविटी जो थी सारे टॉपिक्स की मिलकर आ गई। तो बेटा ये हम सब हटा रहे हैं, ये हमने सारा पढ़ लिया, ये हमने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, सब कुछ डिराइव कर लिया। अब आप देखिए बेटा, लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है जिसके 3 शेल्स हैं, N1, N2, N3। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है इस टाइम पे किस शेल के अंदर है बेटा, 3rd शेल के अंदर है। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ना बेटा, ग्रीन कलर का। अगर ये इलेक्ट्रॉन को बेटा जंप करके 2nd शेल में जाना है, अब एक बात बताओ, उसकी एनर्जी पहले से कम होगी कि ज्यादा होगी? तो कम हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि बेटा 3rd शेल की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, 2nd शेल की एनर्जी जो है वो कम होती है। इसलिए बेटा ये देखो इसने बाहर रेडिएशन एमिट कर दी, और बेटा जो रेडिएशन इसने एमिट करी उसकी कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, तभी तो वो फोटोन है ना।
क्योंकि उसकी एनर्जी है, और अगर उसकी एनर्जी है तो बेटा उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी तो होगी ना, और इसी को ही बेटा कहते हैं E इज इक्वल टू hc/λ। मतलब यही फोटोन की एनर्जी हो गई, यही फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, और इसी फोटोन की हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा आपको। अब वो कहीं पे भी जाए बेटा, 3 से 2 में जाए, 3 से 1 में जाए, या 1 से 2 में जाए, या ये भी हो सकता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल में है, और ये फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो कहाँ जंप कर गया, थर्ड शेल में जंप कर गया। लेकिन वो तभी जंप कर जाएगा कि जब बाहर से उसके पास एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी जूल में भी निकाल सकते हैं, उस एनर्जी की, उस फोटोन की हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, या फिर उस फोटोन की बेटा हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में एनर्जी को हम 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी और फोटोन की ही वेवलेंथ। सवाल आपको जैसे चाहिए, हमने तीनों के बिहाफ पे फॉर्मूला बना दिया है, आपको जो चाहिए हम वो चीज वैल्यू जो है वो आपको निकाल के बता देंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, होगा इतना ही, इलेक्ट्रॉन एक शेल से कहां जाएगा, दूसरे शेल में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। अब बेटा इस फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसा भी बता सकता हूं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। अच्छा, मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो किस शेल में है, फर्स्ट शेल में, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आप इस इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या देते हो, एनर्जी, आपने इसको एनर्जी दे दी। अब ये फर्स्ट शेल से जंप करके बेटा किस शेल में ले जाना चाहते हो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, कहां ले जाना चाहते हो बेटा इलेक्ट्रॉन? 2। बहुत छोटा नंबर हो जाएगा बेटा, मजा नहीं आएगा। सर 4। 4 भी हाँ ठीक है, लेट अस टेक अप टू फिफ्थ शेल। तो बेटा मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी कि बेटा ये फर्स्ट शेल से डायरेक्टली बेटा कहां चला गया, फिफ्थ शेल में चला गया। अब देखो बेटा इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या ऑप्शन है, अब जरा देखो बेटा ध्यान से, ये हो गया न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कहां पे आ गया बेटा, फिफ्थ शेल में आ गया। अब सर ये फिफ्थ शेल से कहां जा सकता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से जरूरी नहीं है कि सीधा फर्स्ट शेल में वापस आ जाए। इस इलेक्ट्रॉन की चॉइस है कि वो किस शेल में जा सकता है। अब हो सकता है, ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ में आ जाए, फिफ्थ से थर्ड में आ जाए, फिफ्थ से सेकंड में आ जाए, और हो सकता है कि बेटा ये फिफ्थ से फर्स्ट में आ जाए। सर क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन ये फिफ्थ शेल से फोर्थ में भी जा सकता है, 5 से 3 में भी जा सकता है, 5 से 2 में भी जा सकता है, और डायरेक्टली 5 से 1 में भी जा सकता है। ये क्या है, ये फर्स्ट जंप हो सकती है, ये सेकंड जंप हो सकती है, ये थर्ड जंप हो सकती है,
ये फोर्थ जंप हो सकती है। अच्छा अगर वो फोर्थ, हाँ जी बेटा सर वो उतने शेल कम नीचे तो जाएगा सर जितने उसकी एनर्जी लूज होगी। हाँ, अब वो बेटा हमें नहीं पता ना कितनी एनर्जी वो लूज कर रहा है, हो सकता है कि वो बहुत कम लूज कर रहा है इसलिए वो फिफ्थ से वापस फोर में आ गया, हो सकता है वो थोड़ी सी ज्यादा लूज करेगा तो वो फिफ्थ से थर्ड में भी आ सकता है, तो वो फिफ्थ से सेकंड में भी आ सकता है, और वो उतनी की उतनी ही लूज कर देगा तो वो फिफ्थ से फर्स्ट में भी आ जाएगा वापस। तो उसके पास चार ऑप्शंस आ गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है अगर वो फोर में आ गया, अब वो फोर से थ्री में जा सकता है, फोर से टू में जा सकता है, फोर से वन में जा सकता है, फिर अगर वो थ्री में जंप करके आ जाए तो थ्री से टू में जा सकता है, थ्री से वन में जा सकता है, और अगर वो सेकंड में आ गया तो सेकंड में वन में जा सकता है। तो बेटा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, बेटा हम कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 2। सो n इंटू n माइनस वन कितना ये लिखो वन, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाय 2। अब बेटा यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी बेटा 5, तो बेटा ये कितना आ गया 5 इंटू 5 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, तो बेटा ये कितना आ गया 10 स्पेक्ट्रल लाइंस ये एमिट कर सकता है अलग अलग, इसके पास ऑप्शन है। ये हर एक आप देख सकते हो बेटा, जो जंप है, ये जो जंप है बेटा ये एक एनर्जी चेंज है। अगर ये एनर्जी चेंज है तो बेटा ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको मैं लैम्डा 1 से लिख सकता हूँ। ऐसे ही बेटा ये लैम्डा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और बेटा ये क्या होगी 10। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है बेटा हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करने के लिए। तो बेटा अब आप इस डायग्राम को देख लो, ये देखो बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख सकते हैं बेटा नीचे की एनर्जी आपको नेगेटिव में ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि बेटा वो फर्स्ट शेल है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी एनर्जी उतनी इंक्रीज कर रही है, और जो शेल इंफिनिटी पे है उसकी एनर्जी बेटा कितनी है मैक्सिमम, और बेटा वो वैल्यू जीरो आती है इसलिए नेगेटिव साइन है, और ये वाली एनर्जी जो है बेटा वो क्या है मिनिमम। और इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो हमने आपको 6 शेल्स दिखाए हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। सर आपने ऐसा क्यों दिखाया है, क्योंकि बेटा एक्चुअली में ऐसा होता है कि डिफरेंस जो होता है बेटा शेल्स के बीच में वो दूर जाते जाते कम होने लग जाता है। सर क्या मतलब, अगर बेटा मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तो बेटा तीसरे शेल में इतना डिफरेंस नहीं होगा, इससे कम होगा। फोर्थ शेल थोड़ा सा और पास होगा, फिफ्थ शेल जो है वो और पास होगा, सिक्स्थ शेल जो है वो और पास होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है ना। अब आप देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा जंप करके बेटा सेकंड से कहां पे आ सकता है 1 में, थर्ड से 1 में आ सकता है, फोर्थ से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, 6 से 1 में आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है बेटा, सिक्स्थ शेल में प्रेजेंट है, तो सिक्स्थ शेल से वो बेटा कहां कहां पे आ गया,
5 स्पेक्ट्रल लाइंस, सिर्फ इसी से बेटा हमारे पास बेटा कितनी आ गई, 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास इनिशियली आ गई। समझ में आ गया? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो 3rd से 2 में आ सकता है, 4th से 2 में आ सकता है, 5th से 2 में आ सकता है, 6th से 2 में आ सकता है। तो बेटा ये 4 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास और भी ऑप्शन में आ गई। ये भी तो हो सकता है कि वो 4th से 3 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है, 6 से 3 में आ सकता है। तो बेटा 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास और हो गई। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि बेटा 6 से, अब बात करें बेटा वो 5th में है ना, तो वो 5th से 4 में आ सकता है ना, 6 से 4 में आ सकता है। तो 2 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी और हो गई, और 6 से 5 में आएगा तो 1 स्पेक्ट्रल लाइन हमारी और हो गई। तो 5 + 4 कितना हो गया, 7, 7 + 5 कितना हो गया, 12, 12 + 3 कितना हो गया बेटा, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी हो जाती हैं अगर इलेक्ट्रॉन 6th शेल से जंप कर सकता है। तो बेटा आप वैसे निकालो n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा 6 × 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2, 30। तो बेटा ये कितना आ गया, 15 स्पेक्ट्रल लाइन। दिस मेथड इज क्वाइट लंबा टू डू, बट दिस फॉर्मूला इज प्रीटी शार्प एंड क्रिस्प। ये हमें बेटा जल्दी इंफॉर्मेशन दे देता है। इस डायग्राम की कोई आपको जरूरत नहीं है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, बट हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई टीचर जो है वो पूछता है इसके बारे में। बट यस, नंबर ऑफ जंप्स मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि किस शेल से कितनी हो सकती है। ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर नंबर ऑफ, इनको क्या कहते हैं बेटा, जंप्स। जंप एक बड़ा सिंपल वर्ड है और स्पेक्ट्रल लाइन से एक्साइटेशन एक प्रॉपर वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, हम पहले कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे और आज ये वाला टॉपिक जो है वो मैं खत्म करना चाहता हूं। अब देखिए बेटा, कुछ डेफिनेशंस है समझने के लिए। पहली डेफिनेशन है एक्साइटेशन, क्योंकि ये वर्ड हम बार बार सुनेंगे, सुन रहे हैं और पढ़ते हैं, तो ये क्या हो रहा है। कहते हैं ये मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, बेटा इसको और सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं, एनर्जी होती है, which provides sufficient amount of energy to an electron to jump from innermost orbit, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट टू हायर ऑर्बिट, उसे कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी शेल से कहां जंप कराते हैं, हायर एनर्जी शेल, तो आप उसको क्या देते हैं, एनर्जी, उसको हम कहते हैं एक्साइट कराने वाली एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है सर, कहते हैं ये मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है which provides sufficient amount of energy to an electron to jump from innermost ground state to infinity। मतलब एक शेल से जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल में जंप कराते हो, उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक शेल से बेटा इंफिनिटी पे ले जाते हो, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और बेटा यहां पे जरा ध्यान से देखना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसी भी शेल का कैसे निकाला जाता है, एनर्जी इंफिनिटी शेल की माइनस एनर्जी उस शेल। ये फॉर्मूला जूल में भी आ सकता है पर एटम, या फिर यही फॉर्मूला किलो जूल पर मोल में भी आ सकता है। तो बेटा इस फॉर्मूले को भी पैक कर लेना, क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन है। आई रिपीट, जब आप
एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर एक शेल से किसी दूसरे शेल में जंप कराते हो, ये देखो बेटा, न्यूक्लियस, शेल 1, 2, 3, 4, 5 एंड बेटा कौन सा हो गया, इंफिनिटी। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से इंफिनिटी जंप कराते हो, उसे कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से किसी दूसरे शेल में जंप कराते हो, उसे कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल इसे कहते हैं। और एक शेल से इंफिनिटी पे जंप कराने को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस वजह से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है किसी भी शेल की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने का। After all this, beta, Bohr did so much of work to give the structure, to give the model of an atom, but उसके बाद भी बेटा उनके मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। आप बेटा बोर के मॉडल की कमियां सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे पहली कमी तो बेटा उनके मॉडल की यही थी कि वो सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का ही पढ़ पाते थे या कर पाए, या फिर ऐसे स्पीशीज का जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। सर क्या मतलब इतना पूरा स्टडी किसके लिए एप्लीकेबल है? या तो हाइड्रोजन के लिए, या हीलियम पॉजिटिव के लिए, या Li2 पॉजिटिव के लिए, क्योंकि सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब पूरा का पूरा बोर मॉडल जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर बाय चांस आप हीलियम एटम को ले लोगे, हीलियम एटम, मैं हीलियम आयन की बात नहीं कर रहा, हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा बोर का मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहला मॉडल ही इतना कॉम्प्लिकेटेड निकला कि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्या फायदा ऐसे मॉडल का? दूसरा ड्रॉबैक था कि मल्टी लाइंस क्यों निकल के आ रही है हर कलर की। आप बेटा एक स्पेसिफिक कलर दो, अगर देखो मान लो येलो रीजन में एक लाइन निकल रही है तो सिर्फ λ1 निकले ना, लेकिन येलो के अंदर λ1 भी है और λ2 भी है। क्यों भाई दो लाइंस क्यों निकल रही हैं? उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तीसरा उन्होंने बड़ा खतरनाक चीज देखी कि उन्होंने मान लिया कि ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर है। जैसे पहले दुनिया मानती थी कि प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर पाथ में सन के आगे पीछे घूमते हैं। बाद में पता लगा कि सर्कुलर तो है ही नहीं, प्लैनेट्स के ऑर्बिट तो एलिप्टिकल है। तो ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स भी एलिप्टिकल हो। उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं इसके बारे में। फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वेव प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की, हालांकि इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, मास की वेव प्रॉपर्टीज कैसे आ सकती हैं? ये कुछ मतलब बोर ने इसके बारे में बात ही नहीं करी थी। हालांकि हमें खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है कि लोगों ने ये वाला पॉइंट क्यों उठाया, पर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। भाई जिस किसी चीज का मास होता है उसकी वेव प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसका तो नेचर पार्टिकल लाइक होता है। वो हम कह रहे हैं वेव नेचर कैसे हो सकता है? देन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, जब उन्होंने इन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया तो देखा कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ज़ीमैन इफेक्ट।
उन्होंने ये भी देखा कि और तो और छोड़ो कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये फर्दर स्प्लिट कर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसको नाम दिया गया स्टार्क इफेक्ट। हालांकि ये नाम नहीं दिया गया, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इफेक्ट को स्टडी किया था कि ऐसा क्यों होता है कि बोर मॉडल के अंदर जो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और वो स्प्लिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देन नेक्स्ट, ये तो कमाल की चीज थी, उन्होंने पूरा मॉडल ऑफ एन एटम 2 डायमेंशनल बना दिया। अरे भाई नेचर में तो सारी चीजें 3 डायमेंशनल होती हैं, तो 2 डायमेंशनल मॉडल कैसे आ गया? और फिर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट जब आया तो बोर मॉडल की तो धज्जियां उड़ गई। डी ब्रॉगली ने इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन 2 पॉइंट्स ने, इन 2 स्टेटमेंट्स ने, इन 2 लॉज ने तो ऐसा कर दिया कि बोर मॉडल के एटम की तो धज्जियां उड़ गई कि अरे बोर मॉडल तो बिल्कुल 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 ही गलत है। तो अब हमारे पास जो बचा पढ़ने के लिए वो ये है कि कैसे बोर मॉडल में गलतियां आ रही हैं, और आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे हम बोर मॉडल को सही कर सकते हैं। क्या बोर मॉडल सही हो सकता है, नहीं हो सकता, और वो इतना गलत क्यों है कि लोग बोर मॉडल के अगेंस्ट हो गए। बहुत सारी अच्छी चीजें नील बोर ने बताई, पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिनको बताने में वो नाकामयाब रहे। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और उन सब में से आप सिर्फ एक ही एलिमेंट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पा रहे हो जो सही नहीं है। तो ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक के बारे में इतना ही करेंगे।